Dear students, एमकॉम फाइनल EAFM पेपर फिफ्थ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पहले वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की मीनिंग, डेफिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एसेट स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में ऑप्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कुलतम पूंजी संरचना के बारे में चर्चा करें। कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसके मीनिंग, फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर किसी व्यवसाय संस्था की अनुकूलतम पूंजी संरचना से ऐसी प्रतिभूति मिश्रण से है जो संस्था की पूंजी की लागत को न्यूनतम तथा संस्था के अंशों के मूल्य को अधिकतम बनाता है। दूसरे शब्दों में, अनुकूलतम पूंजी संरचना के अंतर्गत इस प्रकार का पूंजी मिश्रण निर्धारित किया जाता है जिससे संस्था को उसकी कम से कम लागत चुकानी पड़े तथा संस्था के स्वामियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य अनेक विचारणीय प्रश्न हैं जिन पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा, जैसे कि कंपनी पर नियंत्रण के वर्तमान स्वरूप को यथावत बनाए रखने का प्रश्न अथवा जोखिम की मात्रा को एक सीमा से अधिक न बढ़ देने की समस्या आती है। इस प्रकार उपयुक्त सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी की अनुकूलतम पूंजी संरचना में निम्न गुण या विशेषताएं होनी चाहिए। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले हमारा जो बिंदु है वो है सिंप्लिसिटी यानी सरलता। प्रबंध की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूंजी संरचना को सरल रूप दिया जाना चाहिए। प्रारंभ से ही यदि संरचना जटिल होगी तो भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था सरलता से नहीं की जा सकेगी। यदि प्रारंभ में ही ऐसी कई प्रकार की प्रतिभूतियों को निगमित करके पूंजी की व्यवस्था की जाती है तो इससे विनियोक्ताओं में प्रस्तावित योजना के प्रति संदेह उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रारंभ में केवल सामान्य अंशों अथवा यदि आवश्यक हो तो उनके साथ पूर्वाधिकार अंशों का निगमन उचित होगा। ऋणों को निगमन को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित रखा जाना उचित होगा। दूसरी विशेषता है मिनिमम कॉस्ट यानी न्यूनतम लागत। पूंजी प्राप्ति के विभिन्न साधनों की लागत एक सी न होकर भिन्न भिन्न होती है। कुछ साधनों में पूंजी प्राप्त करने में लागत अधिक आती है और कुछ साधनों को पूंजी प्राप्त करने में लागत कम आती है। इसके अतिरिक्त कुछ साधनों की लागत से आय में छूट मिलती है, जबकि कुछ साधनों की लागत में नहीं। कुछ पूंजी के साधन ऐसे हैं जिनकी लागत स्थायी होती है एवं प्रत्येक वर्ष चुकानी आवश्यक होती है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोचदारपूर्ण, यानी पूंजी संरचना एक तात्कालीन व्यवस्था न होकर दीर्घकालीन व्यवस्था है। अतः व्यवसाय की पूंजी संरचना का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक कंपनी की बढ़ती अथवा घटती आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजित की जा सके। चौथा है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क यानी न्यूनतम जोखिम। व्यवसाय में अनेक प्रकार की जोखिम सदैव विद्यमान रहती है। पूंजी संरचना इन विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक जोखिमों पर प्रभाव पड़ता है। ये जोखिम व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, करों में वृद्धि, क्रय शक्ति में ह्रास, लागतों में वृद्धि, मूल्य में कमी, ब्याज दर में वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप आदि हो सकती है। इन जोखिमों का कंपनी की आय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः कंपनी को पूंजी संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें जोखिम का बोझ सहजता से सहन किया जा सके। नेक्स्ट बिंदु है फुल यूटिलाइजेशन यानी पूर्ण उपयोगिता। इसका अर्थ पूंजी की उपयोगिता से है। पूंजी की मात्रा एवं वित्तीय आवश्यकताओं में पूर्ण सामंजस्य होने पर ही पूंजी का अधिकतम उपयोग संभव हो सकता है। अपर्याप्त पूंजीकरण अथवा आवश्यकता से अधिक पूंजीकरण दोनों ही अवांछनीय है। अतः पूर्ण उपयोगिता के लिए उचित पूंजीकरण एवं पूंजी संरचना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट बिंदु है हमारा मैक्सिमम रिटर्न ऑन इक्विटी यानी सामान्य अंश पूंजी पर अधिक प्रत्याय होनी चाहिए। कंपनी के वास्तविक स्वामी सामान्यतः अंशधारी है, अतः विनियोग की वास्तविक जोखिम वही उठाते हैं। इसलिए पूंजी संरचना का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सामान्य अंशधारियों को इसके लिए अधिकतम लाभ मिले। इसके लिए न्यूनतम लागत वाली
पूंजी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है हमारा मैक्सिमम कंट्रोल, यानी अधिकतम नियंत्रण होना चाहिए। कंपनी का जो नियंत्रण है सामान्यतः अंशधारकों के हाथ में रहता है, क्योंकि मतदान का अधिकार इन्हें प्राप्त होता है। सामान्यतः ऋणपत्रधारियों तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता, किंतु विशेष दशाओं में उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। इसलिए संस्था की पूंजी संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कंपनी का प्रबंध नियंत्रण सामान्य अंशधारियों के हाथ में सुरक्षित रहे। यह तभी संभव है जबकि मताधिकार रहित पूंजी तथा मताधिकार वाली पूंजी का अनुपात ठीक हो। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है। पहला है इंटरनल फैक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। पहले हम इंटरनल फैक्टर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इंटरनल फैक्टर में पहला आता है इनकम, यानी आय। सभी कंपनियों में आय की जो संभावनाएं समान नहीं होती। कुछ कंपनियों में नियमित एवं निश्चित आय की समानता स्पष्ट होती है, जबकि कुछ कंपनियों में आय की जो संभावना है अनिश्चित है और अनियमित है। अतः आय की प्रकृति को देखते हुए हमें कंपनी के ऋणपत्रों, पूर्वाधिकार अंशों, भविष्य कंपनी का जो भविष्य है उनको सबको ध्यान में रखते हुए इनकम के हिसाब से नियमित रूपरेखा बनानी चाहिए। दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय का आकार। पूंजी संरचना का निर्धारित करते समय व्यवसाय के आकार को भी ध्यान में आवश्यक रखना चाहिए। छोटे आकार की व्यावसायिक संस्थाओं में ऋण के रूप में पूंजी लगाते हुए विनियोगता हिचकिचाते हैं। अतः ऐसी संस्थाओं की कुल पूंजी में अंश पूंजी का हिस्सा अधिक होता है। बड़े आकार की संस्थाओं की जो पूंजी होती है उसमें आवश्यकता भी अधिक होती है। अतः एक साधन पर निर्भर नहीं रहकर उसकी बाजार की साख अच्छी होने के कारण ऋणपत्र भी आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है और जिसकी लागत न्यूनतम होनी चाहिए। तीसरा है एज ऑफ कंसर्न, यानी संस्था की जो उम्र है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी इसको इफेक्टिंग करती है। व्यवसाय संस्था की जो उम्र है उसकी पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। एक नई संस्था की बाजार में कोई विशेष साख नहीं होती, इस कारण उचित शर्तों पर ऋण पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अतः नई संस्थाओं की पूंजी संरचना में केवल सामान्य अंश पूंजी ही होती है, अर्थात संस्था की उम्र बढ़ने के साथ साथ बाजार में उसकी साख भी बढ़ती है। अतः हम ये कह सकते हैं इस प्रकार पुरानी संस्थाओं की जो पूंजी संरचना सामान्य अंशों के साथ साथ पूर्वाधिकार अंश तथा ऋणपत्र भी होने चाहिए। हम चौथे वित्तीय संरचना को प्रभावित करने वाला जो कारक है कंट्रोल, यानी नियंत्रण। प्राय कंपनियों की जो पूंजी संरचना का निर्माण है वो इस प्रकार से किया जाता है कि कंपनी का जो नियंत्रण है एक समूह विशेष के हाथ में केंद्रित हो जाता है। अतः प्रवर्तक संस्था, संचालक या उससे संबंधित जो छोटे अंशधारी होते हैं उन सबको इसमें कंट्रोलिंग करने के लिए पूंजीकरण के भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उसकी पूर्ति इस प्रकार से की जाती है कि नियंत्रण समूह विशेष के हाथ में ही बना रहे। फिर है पांचवा है जोखिम, यानी रिस्क। प्रत्येक अनुवर्ती क्रिया के साथ साथ कंपनी की स्थिर ब्याज यानी फिक्स इंटरेस्ट लायबिलिटी की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, जिससे कंपनी की भावी आय पर स्थायी प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। व्यवसाय के कैश आउटफ्लो में वृद्धि करता है, इससे कंपनी की जो तरलता की स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है। मूलधन तथा भुगतान करना पड़ता है, उस समय कंपनी की कार्यशील पूंजी भी कम हो जाती है। अगला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की जो लागत है। पूंजी संरचना के निर्माण में पूंजी की जो लागत है एक महत्वपूर्ण घटक होती है। पूंजी के सभी साधनों की जो लागत है वो अलग अलग होती है। कुछ साधन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और कुछ महंगे। अतः पूंजी संरचना निर्माण करते समय पूंजी में महंगे एवं सस्ते साधनों का उचित मिश्रण होना चाहिए। फिर है सातवां नेचर ऑफ बिजनेस, यानी पूंजी संरचना का निर्माण करते समय व्यवसाय की प्रकृति का भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें उत्पादन एवं विक्रय वर्ष पर्यंत होते रहते हैं, जबकि कुछ व्यवसाय मौसमी प्रकृति के यानी सीजनेबल नेचर के होते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग आदि। मौसमी प्रकृति के उद्योगों में व्यस्त मौसम में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा शीतल मौसम में यानी ऑफ सीजन में कम आवश्यकता होती है।
अतः ऐसे उद्योगों की पूंजी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि मौसम के अनुसार पूंजी में आवश्यकता अनुसार समायोजित किया जा सके। 8वां है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधकों की जो वित्तीय नीतियां हैं वो भी पूंजी संरचना को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जैसे कुछ संचालक प्राय इस बात का प्रयास करते हैं कि सामान्य अंशों में न्यूनतम विनियोग करके अधिकतम संपत्तियों पर नियंत्रण किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस नीति का सहारा लिया जाता है उसे ट्रेड ऑन इक्विटी कहते हैं। ऐसे स्थिति में कंपनी बहुत थोड़ी मात्रा में सामान्य अंश पूंजी की व्यवस्था के साथ साथ अधिक मात्रा में दीर्घकालीन ऋणों के द्वारा की जाती है। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें पहला है कैपिटल मार्केट कंडीशन, यानी पूंजी बाजार की दशाएं। देश में पूंजी बाजार की जो दशाएं हैं वो पूंजी संरचना को प्रभावित करती है। मंदी की दशा में आय की जो संभावनाएं हैं वो अनिश्चित होती है, जिससे लाभांश की दर कम एवं अनिश्चित होती है। ऐसे समय में सामान्य अंशों की अपेक्षा पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर तथा ऋणपत्र डिबेंचर्स अधिक लोकप्रिय होते हैं। ऐसे समय में इन पर जो डिविडेंड तथा इंटरेस्ट की जो रेट है वो भी कम होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व निर्मित उचित ब्याज दर वाले ऋणपत्रों को नवीन नीची दर वाले ऋणपत्रों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल इश्यू, यानी पूंजी निर्गमन के व्यय। आंतरिक तत्वों के अंतर्गत पूंजी की लागत के प्रभाव का वर्णन हमने पहले ही कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त पूंजी निर्गमन की जो लागतों पर भी प्रभाव पड़ता है वो उसका सीधा सीधा प्रभाव पूंजी संरचना से है। अतः पूंजी निर्गमन लागत में अभिगोपन, कमीशन, दलाली, भट्टा, विज्ञापन वे आदि आते हैं। जिन प्रतिभूतियों की निर्गमन लागत कम आती है उन्हें पूंजी संरचना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है करंट रेगुलेशन एंड लॉज, यानी प्रचलित नियम एवं कानून। कंपनी का जो आयकर अधिक दर से लगता है, आयकर अधिनियम के अनुसार ग्रॉस इनकम में से बिजनेस कॉस्ट निकाल देने के बाद जो राशि बचती है टैक्सेबल होती है। अंशों पर जो डिविडेंड व्यावसायिक व्यय नहीं माना जाता बल्कि लाभों का नियोजन माना जाता है, जबकि ऋणों पर जो ब्याज दिया जाता है वो व्यावसायिक व्यय माना जाता है तथा अन्य व्ययों के साथ साथ कुल आय में से घटाया जाता है। अब हम बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की, यानी पूंजी संरचना में निर्णय की क्या भूमिका है। उपयुक्त युगजास ने ये स्पष्ट हो चुका है कि जो पूंजी संरचना में जो दीर्घकालीन या स्थायी पूंजी शामिल की जाती है उनमें प्रबंधन में कई कठिनाइयों की बात सामने आती है। अतः संस्था का वित्तीय प्रबंध स्वामियों की पूंजी के द्वारा किया जाए या रणगत लागतों में से प्रत्येक के अपने गुण व दोष है। इन सबसे संबंधित निर्णय लेने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहली है ट्रेड ऑन इक्विटी, दूसरा है कैपिटल गेयरिंग, यानी जिसको हम बोलते हैं पूंजी दंतीकरण या पूंजी मिलान, तीसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की लागत। अब हम इसके बारे में सबसे पहले है ट्रेड ऑन इक्विटी। जब किसी व्यावसायिक संस्था का संचालन स्वामित्व पूंजी के साथ साथ ऋण पूंजी के आधार पर किया जाता है तो इस क्रिया को ट्रेड ऑन इक्विटी कहा जाता है। इसमें वित्तीय उत्तोलक भी कहा जाता है। दूसरा है कैपिटल गेयरिंग रेशियो, यानी पूंजी मिलान वह अनुपात है जो कि सामान्य अंश पूंजी यानी शेयर इक्विटी कैपिटल तथा स्थिर लागत वाली प्रतिभूतियों जैसे पूर्वाधिकार अंश, ऋणपत्र आदि के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है।